हाँ जी, गुड इवनिंग। आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि मेरे स्टूडेंट डेज़ में जब मैं सीए के एग्ज़ाम्स दे रहा था, उस टाइम पे मैंने क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करी थी, जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प करा इन क्लियरिंग ऑल द लेवल्स ऑफ सीए एग्ज़ामिनेशन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और इसके साथ-साथ ऑल इंडिया रैंक 42 भी आ पाई मेरी इन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करने की वजह से एट द इंटरमीडिएट लेवल। मैं आपको दोनों ही चीज़ें ट्रांसपेरेंटली बताऊंगा, क्या चीज़ें मैंने सही करी, क्या चीज़ें मैंने गलत करी, और दोनों को ही एनालाइज करके आपको देखना होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि इनमें से कौन सी चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे अपने स्टडी स्केड्यूल के अंदर, और कौन सी चीज़ आपको जो प्रैक्टिकल नहीं लगती उनको आप स्किप करना चाहेंगे। दोनों में ही आप कॉल ले सकते हैं। तो एनालिसिस को देखिए, मैंने अपनी जर्नी को ब्रेक डाउन करा इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्टिविटी एंड द अदर वन इज़ लाइफस्टाइल। दोनों की सिग्निफिकेंस आपको समझाऊंगा मैं, ये मैंने कैटेगराइजेशन क्यों करी। पहले प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे मैंने वो सारी अपनी हैबिट्स लिखी हैं जिनसे मुझे लगता है मेरा स्टडी का आउटपुट किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी तरीके से इंक्रीज ज़रूर हुआ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने लिखी 100% अटेंडेंस। मैंने मोस्टली इंश्योर कर रखा था कि किसी भी क्लास में, जिस भी क्लास को मैंने ज्वाइन करा है, उसमें मैं कभी भी क्लासेस स्किप नहीं करता था, बिकॉज क्लासेस लेना ये कंपल्शन नहीं है, एटलीस्ट सीए कोर्स में तो बिल्कुल नहीं। आप क्लासेस के बिना भी सीए बन सकते हैं। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? आप किसी भी इंसान से इंस्पायर होते हैं, उनकी नॉलेज से इंस्पायर होते हैं, और आप उस नॉलेज को फर्स्ट हैंडेड उस इंसान से लेना चाहते हैं। तो क्लासेस ले रहे हैं तो तमीज़ से लेनी है, नहीं ले रहे तो ऑल टुगेदर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि मैं क्लासेस किसी इंसान से ले रहा हूँ, मैं उनसे काफ़ी चीज़ें सीखना चाहता हूँ। बीच में अगर ब्रेक ले लूँगा 2 क्लासेस का, 3 क्लासेस का, पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं बन पाएगी जिस लेवल की मैं बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं कभी भी क्लासेस मिस नहीं करता था। मुश्किल से इक्की दुक्की क्लासेस ही रही होंगी जिसमें मेरी अटेंडेंस 100% से गिरी होगी। 98%, 99% तो फिर भी अटेंडेंस पहुंची होगी। और ये जो गिरी होगी वो क्यों गिरी होगी? बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। ऐसा नहीं खांसी जुकाम की वजह से मैंने क्लास स्किप कर दी, बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, या बहुत ही ऐसी कोई चीज़ आ गई जो कि मैं स्किप नहीं कर सकता था, तभी मैं क्लासेस स्किप करता था। नेक्स्ट चीज़, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता था। मुझे पता था ट्रैवल करने के टाइम पे या फिर इन सब जगहों पे मुझे जब पढ़ने का मन करेगा, उस टाइम पे मैं किताब खोल के नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन स्टिल मैं इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करता था, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बना के रखता था उन सब छोटी मोटी चीज़ों की जो कि मुझे पता थी कि सब्जेक्ट में सिर्फ समझने से लर्न नहीं हो सकती, उसमें रेपिटेशन चाहिए थी। तो कोई भी चीज़ जो कि मुझे लगती थी इसमें रेपिटेशन चाहिए, बार बार इसको मुझे सुनना पड़ेगा, बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके लर्न होगी, और एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है, उसमें मैं खुद के वॉइस नोट्स बना लेता था। पहले तो जब पढ़ रहा होता था, वॉइस नोट बना रहा होता था, उस टाइम पे चीज़ें लर्न होती थी। उसके बाद जब सुन रहा होता था अलग अलग ओकेजन्स पे, उस टाइम पे भी मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें लर्न होते जाती थी बाय वे ऑफ दीज ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या करी थी, आई क्रिएटेड टाइम। अभी सुन के बहुत अजीब लगेगा, हाउ कैन यू पॉसिबली क्रिएट टाइम? तो क्रिएट टाइम का सिंपल सा ये मतलब है, नॉर्मली जब भी आप क्लास में बैठते हैं तब तो पढ़ ही रहे होते हैं, घर पे आपको टाइम मिल रहा होता है, स्टडी टेबल पे बैठे होते हैं, आप पढ़ ही रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ यही 2 टाइम नहीं है जब आप पढ़ सकते हैं, बीच में भी आपको टाइम स्पेसेस से टाइम निकालना पड़ेगा फॉर स्टडीज़। जैसे कि मैं क्या करता था, ट्रैवल करने के टाइम पे मेरे पास उस टाइम पे अपनी खुद की बाइक थी। मैं चाहता तो मैं बाइक राइड करके जा सकता था टू ऑल द क्लासेस, जिन भी क्लासेस को मैं अटेंड करने चाहता। लेकिन मैं पर्पसली क्या करता था, कभी भी बाइक लेके नहीं निकलता था, बिकॉज बाइक लेके निकलूंगा, मुझे दिन में एक ऐसा भी पॉइंट था जब मुझे दिन में 3 क्लासेस अटेंड करनी होती थी। तो 9 घंटे की मेरी दिन की क्लासेस होती थी, और तीनों ही अलग अलग वेन्यूज़ पे। उस टाइम पे वर्चुअल क्लासेस नहीं चला करती थी, तो तीनों अलग वेन्यूज़ पे मुझे जाना पड़ता था। 3 क्लासेस अटेंड करने के लिए मिनिमम 2 घंटे की ट्रैवलिंग मेरी दिन की थी। तो 2 घंटे की ट्रैवलिंग, अगर मैं बाइक चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, उस 2 घंटे को टोटली वेस्ट कर रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड व्हाट आई यूज टू डू इज, कभी भी कोई भी प्राइवेट व्हीकल नहीं लेके जाता था किसी भी क्लास के अंदर थ्रू आउट दिस ईयर जर्नी। रादर मैं मेट्रो लेके जाता था, या फिर कोई भी पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो हो गई, बस हो गई, कोई भी ऐसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गई जहाँ पे मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। अगर बुक से पढ़ाई कर सकता हूँ, ज़्यादा भीड़ नहीं है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, तो फिर बुक से पढ़ाई कर लेता था, रजिस्टर से पढ़ाई कर लेता था। अगर मेट्रो की बिल्कुल ही सीट खाली मिल जाती थी तो रजिस्टर खोल के प्रैक्टिकल सम्स भी कर लेता था। और उसके साथ अगर कहीं भी सीट नहीं मिल रही तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तो है ही ना, इनको सुन लिया करता था कान में लगा के ईयरफोन्स को। तो किसी ना किसी तरीके से आई यूज़ टू क्रिएट टाइम, आई यूज़ टू फाइंड टाइम जहाँ पे मैं पढ़ाई कर पाऊँ, इन सब टाइम को वेस्ट ना करूँ, और मुझे 2 घंटे एडिशनल मिल जाते थे दिन में, जो कि उन बच्चों को नहीं मिल पाते थे जो कि मेट्रो में गॉसिप कर रहे होते थे या फिर किसी भी और जगह पे गॉसिप कर रहे होते थे, टाइम वेस्ट कर रहे होते थे। नेक्स्ट चीज़, आई यूज़ टू डू द होमवर्क ऑन टाइम। जब भी कोई भी क्लास में होमवर्क मिल गया, किसी पर्पज से मिला है, अगर होमवर्क मिला है आज की क्लास में, आई यूज़ टू डू इट ऑन द सेम डे इटसेल्फ। मैं कभी भी उसको डेफर नहीं करता था कि एक बार क्लास खत्म हो जाए उसके बाद होमवर्क कर लूँगा। मैं ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक। वो होमवर्क को डेफर कर देते हैं, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी मेरे उस टाइम पे मैं जिन भी लोगों को जानता था जिन्होंने ऐसी चीज़ करी, वो कभी भी होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाए, उनके क्वेश्चंस ऑल टुगेदर रह ही गए थे। और जब होमवर्क करने की बारी आई, जब करने का मन करा, उस टाइम पे समझ नहीं आ रहे थे क्वेश्चंस, क्योंकि उस टाइम पे क्लास खत्म हो चुकी थी, 2 महीने 3 महीने हो गए थे क्लासेस को खत्म हुए। सो दिस इज़ अगेन वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि मुझे लगता है मैंने सही करी, और उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिला पढ़ाई में। द नेक्स्ट थिंग इज़ बाई फिजिक स्लीप।
आई टॉक्ड अबाउट दिस इन मल्टीपल वीडियोज ऑफ माइंड। बाईफेजिक स्लीप बेसिकली होता क्या है, अपनी नींद को दो पार्ट्स में तोड़ना। एक बार में पूरी की पूरी 7 घंटे की 8 घंटे की जितने भी घंटे की नींद चाहिए वो एक बार में नहीं लेना। और इस चीज़ ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा, मुझे बार बार रिफ्रेश कर देती थी ये चीज़। मैं 3-4 घंटे सोता था, जागता था, पढ़ाई करता था, तो 5-6 घंटे पढ़ाई होने के बाद दोबारा 3-4 घंटे सो जाता था, फिर जाग जाता था। अब जिस टाइम पे मेरी 3 क्लासेस दिन में चल रही थी, उस टाइम पे तो बाईफेजिक स्लीप को ऑफकोर्स मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता था क्योंकि क्लासेस के बीच में कैसे सोऊंगा। लेकिन जब दिन में 3 क्लासेस नहीं चल रही थी, जब घर पे मैं सेल्फ स्टडी कर रहा होता था, तब इस चीज़ को मैं प्रैक्टिस करता था, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये हेल्प करती थी। द नेक्स्ट थिंग इज़ कैरेट्स। अब ये क्या चीज़ लिखी है मैंने, इसके बारे में भी मैंने मल्टीपल वीडियोस में बात कर रखी है। अब ये मेरी एक ऐसी ट्रिक थी जो कि मेरी नींद को भगाने के लिए मैं यूज़ करता था। काफ़ी बार पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है, और इतनी ज़्यादा नींद आने लग जाती है कि आप अपनी आंखें खुली ही नहीं रख पाएंगे। उस टाइम पे आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, आपसे पढ़ाई नहीं होगी, एंड अगर आप बैठे भी रहेंगे स्टडी टेबल पे, कुछ भी दिमाग में घुस नहीं रहा होगा। तो उस टाइम पे नींद भगाने के लिए मैं इस टूल को यूज़ करा करता था। मैं कोई भी चीज़ अगर खाने लग जाऊँ, आप इनफैक्ट कोई भी चीज़ खाने लग जाएँ, पीने लग जाएँ, एकदम से नींद गायब होने लग जाती है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी चीज़ खाने लग जाऊँ, जैसे कि कोई स्नैक्स खाने लग जाऊँ, पिज़्ज़ा खाने लग जाऊँ या कुछ भी और खाने लग जाऊँ, तो वो एक बार में ख़त्म होगा, हाथ भी गंदे करेगा, मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, नोट्स बनाने का जो प्रोसेस है उसको भी हैम्पर करेगा। सो आई यूज टू रिजॉर्ट टू ईटिंग कैरेट्स। आई यूज टू ईट अ लॉट ऑफ कैरेट्स, क्यूकम्बर वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें खाता था। और मुझे कैरेट्स सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन तक चल सकती हैं। एक बार आप छोटा सा कैरेट का पीस अगर मुंह में डालेंगे, वो ईजिली आप धीरे धीरे चू करके 5 मिनट तक चला सकते हैं। द आइडिया इज़ नॉट टू डू ओवर ईटिंग, द आइडिया इज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ईटिंग, ताकि किसी भी मोमेंट पे आप कुछ ना कुछ, आपकी बॉडी कुछ ना कुछ एक्शन कर रही हो और उसको नींद ना आए। तो क्लासेस भी अटेंड करने में अगर मुझे दिक्कत आ रही होती थी, 3 घंटे की क्लास है, लास्ट डे में अच्छे से नहीं सोया, क्लास के अंदर नींद आ रही है, झूम रहा हूँ मैं क्लासेस के अंदर, सो व्हाट आई यूज टू डू वाज कैरेट्स खाता था मैं क्लासेस के बीच में। मेरे सारे टीचर्स मुझे इस चीज़ की वजह से जानते थे कि ये सामने अपना टिफ़िन खोल के बैठ जाता है क्लास लेने के टाइम पे, और इस चीज़ की वजह से थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ाते थे कुछ टीचर्स, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था बिकॉज मुझे अपनी पढ़ाई निकालनी थी, मुझे अपना इफेक्टिव स्टडी आउटपुट निकालना था। द नेक्स्ट थिंग इज़ फ्लैगिंग। दिस इज़ अगेन वन ऑफ दोज थिंग्स जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के बेनिफिट्स मिले। अब फ्लैगिंग समझिए मैं क्या करता था। तो फ्लैगिंग की रिस्पेक्ट में मेरा एक छोटा सा रूल था कि जब भी मैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहा होता था, सबसे पहले तो मैं उसका लॉजिक बनाता था, एक लॉजिक बिल्ड करता था कि इस प्रोविजन के पीछे लॉजिक क्या रहा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें लॉजिक से लर्न हो जाती हैं, बट देर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि लॉजिक से लर्न नहीं हो सकती, उनको आपको रटना ही पड़ेगा इवेंचुअली। जैसे कि पेनल्टीज़ की बात करें, आप मल्टीपल लिमिट्स की बात करें, तो काफ़ी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि रटनी ही पड़ेंगी, उसमें कुछ खास लॉजिक होता नहीं। देयर आई यूज टू डू फ्लैगिंग। फ्लैगिंग कर देता था, बेसिकली बुक मार्किंग कर देता था, स्टिकी नोट्स लगा देता था बुक के अंदर उन सारी जगहों पे जो कि इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है भूलना इनको बहुत आसान है। तो उस केस में होता क्या था कि जब भी मुझे रिवीजन करनी है, उस बुक के रिस्पेक्ट में कुछ भी रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करने के टाइम पे पूरी बुक रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ये फ्लैग्ड जितनी भी जगह थी उनको रिवाइज करता था। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि मेरे को पेपर में एक बहुत बड़ा की टेक अवे मिला, वो ये था कि जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन भी आप काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले भी आधे घंटे 5 मिनट पहले तक आप रिवाइज कर रहे होते हैं चीज़ें। तो एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले जो आधा घंटा होता है, उस आधे घंटे को मैं रिजर्व करके रखता था इन सब फ्लैग्ड नोट्स के लिए। तो एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से जस्ट आधे घंटे पहले मैं सिर्फ यही चीज़ें देखता था बुक के अंदर कि कहाँ कहाँ पे मैंने फ्लैग्स लगा रखे हैं, और उन चीज़ों को रिवाइज करता था ताकि एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से जस्ट पहले मैंने इन्हीं चीज़ों को पढ़ा हो। और अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी होती भी है इन चीज़ों को याद रखने में, तो एटलीस्ट इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी तो होगी कि एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से जस्ट 10 मिनट पहले जो मैंने पढ़ा है, 15 मिनट जो पहले पढ़ा है, वो मुझे घंटे 2 घंटे तक तो याद रहेगा ना। पेपर में लिख दूंगा, उसके बाद भूल जाओ, क्या दिक्कत है। ऑन दी अदर हैंड, ये फ्लैग ना करे होते मैंने टॉपिक्स, तो बिल्कुल आधे घंटे पहले नहीं पढ़ता। हो सकता है एग्जाम से 5 घंटे पहले पढ़े होते, हो सकता है एग्जाम से 18 घंटे पहले पढ़े होते, और जितना पहले पढ़ा होगा उतनी कम रिटेंशन मेमोरी होगी, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उस चीज़ को आके भूलने के व्हेन यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। द नेक्स्ट थिंग विच आई डिड वॉज टू मेंटेन ब्यूटीफुल रजिस्टर्स। पढ़ने में थोड़ा फनी लगता है, प्रैक्टिकली बताता हूँ इसने मुझे मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में कैसे हेल्प करा और कैसे आपको भी हेल्प कर सकता है। तो देखिए, आपको जब भी पढ़ाई करनी है किसी भी सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल आपको अकाउंट्स की पढ़ाई करनी है, एसएफएम की पढ़ाई करनी है, किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करी जा रही है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आप रजिस्टर्स बनाते हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल सम्स सॉल्व करते हैं। यही जो आपने जितने भी सम्स लिखे होंगे कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर, जब भी आप रजिस्टर्स बनाएंगे, आप देखेंगे 1000 से 1500 पेजेस के बीच में आप इजीली भर देंगे उस रजिस्टर के, अगर आप प्रॉपरली सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं।
और यही जो आपने 1000 से 1500 के बीच में पेजेस भरे होंगे, ये आपको मल्टीपल टाइम्स रीड करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। और क्योंकि मल्टीपल टाइम्स रीड करने हैं, वाई नॉट मेक दैट पर्टिकुलर रजिस्टर लुक एस्थेटिकली प्लीजिंग। वो दिखने में जितना सुंदर लगेगा उतना ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा आपको उस पर्टिकुलर रजिस्टर को पढ़ना। ऑन दी अदर हैंड, आप बहुत ही शैबी राइटिंग में लिखते हैं, बेकार क्वालिटी का आपने रजिस्टर खरीद रखा है जिसके वो ग्रे ग्रे टाइप के पेजेस आते हैं, उसके साथ साथ आप सिंगल पेन से लिखते हैं, मान लीजिए ब्लू कलर की इंक से ही पूरे रजिस्टर को भर रखा है, कभी पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, उस रजिस्टर को उठाने का मन ही नहीं करेगा। उसको सुंदर कैसे बनाया जा सकता है? सुंदर उसको ऐसे बनाया जा सकता है, मार्केट में देर आर मल्टीपल रजिस्टर्स, देखने में शानदार लगते हैं, कवर्स भी उनके शानदार हैं, उनके पेजेस भी इतने शानदार वाइट स्पिक एंड स्पैन पेजेस होते हैं। वो रजिस्टर्स यूज़ करिए, आपका रजिस्टर सुंदर लगेगा। मान लीजिए आप रजिस्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप बेटर पेन्स यूज़ कर सकते हैं। कैसे? रेड, ब्लू, ब्लैक, मल्टीपल कलर के पेन्स यूज़ करिए अलग अलग पर्पसेस के लिए। हेडिंग्स आप ब्लैक से लिखिए, कंटेंट ब्लू से लिखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मार्क करनी है रेड पेन से लिखिए। सो ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स किस लिए यूज़ करी जा रही हैं? सिर्फ सब्जेक्ट्स के अंदर थोड़ी एक्साइटमेंट पुट इन करने के लिए, ताकि 5 बार जो आपको एक सब्जेक्ट की रिविजन करनी है वो इतनी बोरिंग ना हो जाए कि मेरे को बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, परेशानी हो रही है। ऑन दी अदर हैंड, सुंदर रजिस्टर लगेगा, पढ़ने का थोड़ा मन कर सकता है और उसी की वजह से प्रोडक्टिविटी थोड़ी आपकी इंक्रीज हो सकती है। मेरी पर्सनली हुआ करती थी। एंड फाइनली, मॉक टेस्ट की भी अगर बात करी जाए तो दिस इज समथिंग विच आई रियली लैक्ड एट। मैंने मुश्किल से 2 या 3 मॉक टेस्ट दिए होंगे, उससे ज़्यादा मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए। और ये 2 या 3 मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैंने एक ही सब्जेक्ट के 2-3 मॉक टेस्ट दिए थे, उसके अलावा मैंने किसी भी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट दिए नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा चलन था नहीं मॉक टेस्ट का कि सारे बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं। जब आसपास वाले बच्चे कुछ नहीं करते दिखते, बच्चा खुद भी सोचता है कि छोड़ो शायद इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होगी। लेकिन मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मुझे सरप्राइजेस मिले थे, कुछ शॉक्स मिले थे व्हेन आई सैट इन द एग्जामिनेशन हॉल। कुछ चीज़ें उस टाइम पे पता चली थी जो कि अगर मैंने टाइम पे मॉक टेस्ट ले लिए होते मुझे पहले ही पता चल जाती, इतनी दिक्कत नहीं आती। So these are some of the things which I followed. These are some of my habits which I personally think led to increase in my productivity. Now let's talk about some of the things which I changed in my particular lifestyle, जिसकी वजह से अगेन मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हुआ, कुछ ना कुछ नुकसान भी हुआ। तो देखिए, लाइफस्टाइल के रिस्पेक्ट में मैंने क्या क्या चेंजेस करे। सबसे पहले मैंने अपने बाल काट लिए। क्यों काट लिए? क्योंकि डेली बेसिस पे बालों को धोने में भी टाइम लगता है, उसके बाद बाल बनाने में भी टाइम लगता है, वगैरह वगैरह। और मुझे बाहर कुछ खास जाना नहीं होता था, जाना भी होता तो कहाँ पे जाना होता था? क्लासेस के अंदर जाना होता था। मैंने कहा छोड़ो, इनको काटो। इस झंझट में काफ़ी सारा जो टाइम वेस्ट होता है बाल धोने में, बनाने में, वगैरह वगैरह, सारा टाइम सेव होगा। कुछ ना कुछ पढ़ाई की तरफ लगेगा, कुछ ना कुछ मस्ती की तरफ लगेगा, एटलीस्ट इस अनप्रोडक्टिव चीज़ की तरफ टाइम नहीं लगेगा। और मुझे दोस्तों के साथ कुछ खास घूमने फिरने जाना नहीं स्टेज पे, तो आई कैन अफोर्ड टू लूज दीज। दूसरी चीज़ मैंने क्या करी थी, मैंने म्यूज़िक सुनना बंद कर दिया थोड़े टाइम तक। यानी कि वैसे तो मैं म्यूज़िक सुनता ही था, लेकिन एग्जामिनेशन जब बिल्कुल ही सर पे था, 2-3 महीने में एग्जामिनेशन होने वाले थे, उस टाइम पे मैंने म्यूज़िक सुनना बंद कर दिया। बिकॉज मुझे नहीं पता आपके साथ ये दिक्कत होती है या नहीं होती, मेरे साथ तो बिल्कुल होती है। अगर मैं एग्जामिनेशन के पास कुछ भी म्यूज़िक सुन रहा हूँ, कोई भी मैंने नया म्यूज़िक सुना है जो कि मुझे अच्छा लग गया, इंस्पायर कर गया, मज़े आते हैं सुनने में, जब एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक मोड में मैं बैठा हूँगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होगा, सर दर्द हो रहा होगा, उस टाइम पे वो गाना बजेगा मेरे दिमाग में, 100% बजेगा वो गाना। और जब वो गाना बजेगा, क्या वो चीज़ें मेरे लिए सिंपल करेगा? नहीं, और फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देगा। विच इज़ वाई आई मेड इट अ पॉइंट कि लास्ट के 2-3 महीने में कोई भी नया गाना नहीं सुनना। पुराना सुन भी लेना है तो ठीक है, कोई नया नहीं सुनना, किसी नए गाने की आदत नहीं लगनी चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में मेरे दिमाग के अंदर गाने नहीं गूंजने चाहिए। तो ये तो अच्छी चीज़ मैंने कर ली थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, मेरा जब एग्ज़ाम था उस टाइम पे मेरे एग्जामिनेशन हॉल में जो मेरा रूम था, सेंटर नहीं, मेरा जो रूम था, उस रूम के पीछे ही जस्ट विंडो वाली सीट मेरे को मिली, और विंडो के नीचे ही एक इंसान अपनी गाड़ी लेके डेली बेसिस पे खड़ा होता था विदाउट एनी फेल। और वो इंसान नीचे खड़ा होकर डीजे बजाता था फुल वॉल्यूम पे अपनी गाड़ी के अंदर, और वो सुनते सुनते ही मुझे एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो मैंने तो अपनी साइड से अच्छी चीज़ कर ली थी, लेकिन कुछ खास उसका फ़ायदा हुआ नहीं। नेक्स्ट चीज़ देखिए, मैं जंक फूड नहीं खाया करता था। ओवर दीज 9 मंथ्स 10 मंथ्स, जब भी मुझे इंटरमीडिएट का एग्जाम देना था, या फिर सीए फाइनल लेवल पे तो नहीं करी थी ये चीज़ मैंने बहुत फ्रैंकली, क्योंकि सीए फाइनल में आपको 3 साल तक रुकना होता है, इतना नहीं रुक सकता था। लेकिन 9 महीने 10 महीने जो आपको सीए इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम्स के लिए रुकना होता है, उस टाइम पे मैंने बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाया था। और उसके पीछे रीज़न क्या था? ऐसे ही कुछ भी सुपरस्टिशन नहीं। जंक फूड मैं इसलिए नहीं खाता था क्योंकि अगर जंक फूड में खाऊंगा और मेरी तबीयत खराब हो गई, अगेन मुझे दिक्कत क्या हो सकती है, मेरे को क्लासेस स्किप करनी पड़ सकती है। मान लीजिए 2-3 दिन, हफ्ते का मुझे बेड रेस्ट बोल दिया गया किसी भी चीज़ की वजह से, फूड पॉइजनिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो मुझे क्लासेस मिस करनी पड़ेगी बैक टू बैक। और एक तो ऐसा भी पॉइंट था मेरी लाइफ के अंदर जब मैं दिन में 3 क्लासेस ले रहा था।
अगर 3 क्लासेस मैं दिन में ले रहा हूँ, मुझे 3 दिन बेड रेस्ट के लिए बोल दिया गया है, बैक टू बैक मैं 9 क्लासेस मिस कर जाऊँगा। आई कुड नॉट पॉसिबली अफोर्ड मिसिंग 9 क्लासेस, नहीं तो सब्जेक्ट की जो भी इंटरलिंकिंग थी सारी की सारी बेकार हो जाती, विच इज़ वाई आई टोटली अवॉइडेड ईटिंग जंक फूड। मैंने बिल्कुल नहीं खाया, और किसी भी क्लास में ब्रेक में बहुत बार होता था, ब्रेड रोल मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, मोमोज मिल रहे हैं, मन मेरा भी करता था, लेकिन मैं कभी भी नहीं लेता था। डेली बेसिस पे मम्मा खाना बना दी थी, मैं ब्रेक में जो भी मम्मा ने खाना बनाया होता था उसी को खाता था, कभी भी कुछ और नहीं खाता था जंक फूड। मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उस फेज़ में। अगर आप आज के टाइम की बात करें, जब भी मुझ पे प्रेशर नहीं होता किसी भी चीज़ का, उस टाइम पे अगर मैंने 6 घंटे का अलार्म लगाया है, मजाल है मैं 6 घंटे में उठ जाऊँ, 8 घंटे में ही उठूँगा, 9 घंटे में ही उठूँगा। लेकिन उस टाइम की अगर आप बात करें, जब मैं एक्चुअली सीरियस था एग्ज़ाम्स की तरफ और मेरे स्टूडेंट डेज़ चल रहे थे, उस टाइम पे मैं अगर 3 घंटे का अलार्म लगाता था, 3 घंटे के अंदर मैं ईज़िली उठ जाता था। मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता था कि 3 घंटे का अलार्म लगा रखा है और 5 घंटे तक सोता रहेगा। कभी कभी दिक्कत हो जाती थी ऐसी, लेकिन मोस्ट केसेस में हमेशा अलार्म के बिना ही मैं उस टाइम तक उठ जाता था। और अगर अलार्म लगाता भी था, अलार्म बजते ही उठ जाता था। ये दिक्कत नहीं आती थी कि मल्टीपल टाइम स्नूज़ करे जा रहा हूँ। तो इस चीज़ को भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सारी ही चीज़ें इनफैक्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इससे कहीं ना कहीं मेरी सीरियसनेस शायद दिख रही थी, जो कि मेरी सीरियसनेस थी किस चीज़ की वजह से, सी एग्ज़ाम्स को एक बार में क्लियर करने की। नेक्स्ट चीज़, मैंने दोस्तों के साथ जितनी भी ट्रिप्स, कोई भी इंसान ट्रिप्स की बात करता है कि दोस्तों के साथ आपको इधर उधर ट्रिप्स पे जाना है, 2 दिन के लिए ऋषिकेश चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। मल्टीपल टाइम मल्टीपल ओकेजन्स आए जहाँ पे मेरे दोस्त जा रहे थे, मेरा जो स्कूल का बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो लोग कहाँ जा रहे थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रिप पे जा रहे थे। और वो मुझे बहुत कन्विंस करने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि चल ले कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, 2 दिन है 3 दिन है। लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में डिसाइड था वैसा क्लासेस अटेंड करनी है, क्लासेस स्किप नहीं कर सकता मैं, तो नहीं कर सकता। विच इज़ वाई आई मेड इट अ पॉइंट, मैं किसी भी ट्रिप पे नहीं गया। जैसे ही सीए इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम्स मेरे हुए, अगले दिन ही मैं ट्रिप पे निकल गया अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जब तक एग्जाम्स नहीं हुए तब तक मैं किसी ट्रिप पे नहीं गया। आई डिड नॉट सकम टू द पीयर प्रेशर, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आता है, मुझ पे भी आता था और आप पे भी आता आज के टाइम पे होगा। नाउ इट इज़ फॉर यू टू डिसाइड कि आप उससे सकम करेंगे, आप उस ट्रिप पे जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, आप कितनी सीरियसनेस से लेते हैं इन पर्टिकुलर एग्जाम्स को। नेक्स्ट चीज़ देखिए, कैजुअल आउटिंग्स। क्या मैं कैजुअल आउटिंग्स भी नहीं करता था? मतलब ट्रिप्स पे तो नहीं जाता था दोस्तों के साथ आउट स्टेशन इधर उधर, क्योंकि 2-3 दिन लग जाएंगे, क्लासेस मिस हो जाएंगी। लेकिन छोटी मोटी जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर लेना, कभी कभी इधर उधर कैफ़े चले जाना, थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए, क्या मैं ये भी नहीं करता था? ऐसा नहीं है। मैं भी इंसान ही था, मैं भी इंसानों वाली ज़िंदगी जीता था। ऐसा नहीं है जीना छोड़ दिया था, सिर्फ पढ़ाई ही करता था। तो कैजुअल आउटिंग्स जो भी छोटी मोटी होती थी, मैं बस ये इंश्योर कर लेता था कि क्लासेस स्किप करके नहीं जा रहा, लेकिन क्लासेस के बाद मैं चले जाता था कैजुअल आउटिंग्स के लिए, कभी कभी, प्रोवाइडेड मेरी पढ़ाई सही पेस पे चल रही है। ऐसा नहीं पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा बैकलॉग बन रखा है, मैं डेली बेसिस पे कैजुअल आउटिंग्स के लिए जा रहा हूँ। कभी कभी जाया करता था, कभी कभी नहीं जाया करता था। टीवी की अगर आप बात करें, टीवी की, या फिर आप नेट पे कोई भी सीरीज़ देखने की बात करें, क्या मैंने ऑल टुगेदर छोड़ दी थी? नहीं छोड़ी थी। एक ओल्ड सीरीज़ देखता था मैं, नई सीरीज़ नहीं देखता था, बिकॉज मुझे पता था मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं न्यू टीवी सीरीज़ स्टार्ट कर दूं और उसके साथ बिंज वॉचिंग ना करूं। मैं बिंज वॉचिंग कर जाऊंगा, इसलिए मैं बिंज वॉचिंग अवॉइड करने के लिए नई सीरीज़ कभी नहीं देखता था। मैं ओल्ड सीरीज़ देखता था जो कि ऑलरेडी मैंने देख के ख़त्म कर रखी है, क्योंकि उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा पूरी की पूरी दोबारा देखो। एक एपिसोड देख लिया, थोड़ा रिलैक्स हो गए, मूव ऑन करके, 20 मिनट का आधे घंटे का एपिसोड होता है, एक देख लिया, रिलैक्स कर लिया, दोबारा पढ़ाई करने लग गए। एकदम से अर्ज नहीं होगी पूरा सीजन खत्म करो। तो मैं ओल्ड सीरीज़ देख लिया करता था। कौन सी टीवी ओल्ड सीरीज़ देखता था, आपकी मर्ज़ी है आप कौन सी देखना चाहते हैं, लेकिन मैं कौन सी देखता था वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप मुझे जज करेंगे, तो इसीलिए इस चीज़ को राज़ी रखते हैं। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं कि मैंने सोशल मीडिया, क्या इसको ऑल टुगेदर मैंने बंद कर दिया था, डिस्कनेक्ट कर दिया था अपने आप को सोशल वर्ल्ड से, या फिर मैं इस पे एक्टिव था? तो इसमें मैं एक्टिव था। ये मेरी एक ऐसी कमजोरी थी जिसको मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा था, मैं ऑल टुगेदर टर्न ऑफ नहीं कर पा रहा था। मैं बार बार ऑफलाइन जाता था, फिर अगले दिन एक्टिव हो जाता था, बार बार ऑफलाइन जाता था, अगले दिन दोबारा ऐप को इंस्टॉल करके एक्टिव हो जाता था। तो एक मैंने थोड़ा सा वर्क अराउंड निकाला कि एक्टिव भी रह लेते हैं और अपने आप को इतना भी एक्टिव नहीं करते कि इतनी ज़्यादा दिक्कत आने लग जाए, जो कि वैसे नॉर्मली सोशल मीडिया पे लोगों को आती है। तो मैंने वर्क अराउंड क्या निकाला वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम पे फेसबुक बहुत ज़्यादा चलता था, तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम तो उस टाइम पे ज़्यादा नहीं चलता था, लेकिन आप FB ले लीजिए या फिर और भी कोई भी सोशल मीडिया हैंडल्स ले लीजिए। सबसे पहले मैं आपको FB और व्हाट्सएप इसका बता देता हूँ मैंने पर्सनली क्या करा था। तो फेसबुक पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप जैसे ही खोलेंगे न्यूज़ फीड आपका भरा हुआ होगा, क्योंकि आपके 600 फ्रेंड्स, 700 फ्रेंड्स, जितने भी नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, सबकी फीड्स दिखाएगा। किसी ने भी फोटो डाली है, किसी ने भी स्टेटस डाली है, सबका दिखाएगा। और आप जब स्क्रॉल करने लग जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा टाइम निकल कब जाएगा। तो फेसबुक में मैंने क्या करा था, मेरा जो मेन अकाउंट था उसको मैंने डीएक्टिवेट करा थोड़े टाइम के लिए और एक नया अकाउंट बना लिया, जिसमें मैंने सिर्फ उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जो कि मेरे बिल्कुल ही जिगरी दोस्त हैं। उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने एक्टिवेट कर भी लिया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे अकाउंट के अंदर ये जो नया अकाउंट बनाया गया था, इसमें कितने दोस्त थे? मुश्किल से 15 दोस्त, मुश्किल से 20 दोस्त। न्यूज़ फीड कभी भी भरा हुआ मिलता था? नहीं।
जो लोग मेरी लाइफ में एक्चुअली मुझे मैटर करते हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उतना ही टाइम स्पेंड करता था मैं फेसबुक के अंदर, क्योंकि जब भी उस अकाउंट से लॉगिन करता था उन्हीं की लाइफ में चीज़ें दिखती थी मुझे क्या हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। बाकी जो फालतू के 600-700 मेरे दोस्त बन रखे थे मेन अकाउंट के अंदर, वो सारे लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दैट इज़ फर्स्टली नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी, और उसके साथ साथ वो देखने की ज़रूरत भी नहीं थी, तो उसको मैं देख भी नहीं रहा था। नेक्स्ट चीज़ समझिए, मैंने व्हाट्सएप के रिस्पेक्ट में क्या करा। व्हाट्सएप को मैंने डिलीट नहीं करा ऐप को, मैंने उन लोगों को ब्लॉक कर दिया जिनसे मुझे पता था इनसे मेरी घंटे घंटे 2-2 घंटे बात हो सकती है। हर इंसान से आपकी घंटे बात नहीं हो सकती व्हाट्सएप पे, कुछ ही लोगों से हो सकती है। तो उनको मैंने फॉर द पर्पसेस ऑफ दीज एग्जाम्स मैंने उनको ब्लॉक कर दिया और उनको बोल दिया मैंने ऐप ही डिलीट कर रखी है, इसलिए आप मुझे मैसेजेस नहीं भेज पा रहे। तो जिस चीज़ की वजह से मेरा व्हाट्सएप एक्टिव भी था, कुछ लोगों से 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट दिन में बात हो जाती थी, लेकिन जिनसे भी बहुत देर तक बात हो सकती थी उनसे व्हाट्सएप पे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। तो सोशल मीडिया मुझे इफेक्ट तो कर रही थी, डेट्रीमेंटल इफेक्ट इसका ज़रूर रहा मेरी लाइफ के अंदर, मेरे स्टूडेंट डेज के अंदर, लेकिन इतना ज़्यादा भी इफेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाए इस चीज़ की वजह से, बिकॉज आई फाउंड अ वर्क अराउंड। मैंने इसको बहुत ज़्यादा भी अपनी लाइफ को इफेक्ट नहीं करने दिया। थोड़ा थोड़ा मैं कनेक्टेड भी था सोशल मीडिया के साथ, थोड़ा टीवी के साथ भी कनेक्टेड था, थोड़ी कैजुअल आउटिंग्स भी करता था, ऐसा नहीं था सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करता था। इस वीडियो को खत्म करता हूँ मैं आपको 2 लास्ट मैसेजेस बता के। सबसे पहली चीज़, there is no single recipe to clearing the CA exams in the first attempt itself, and also there is no single recipe of clearing the CA exams with an all India rank। तो फिर आपको ये सारी हैबिट्स मैं आपको बता ही क्यों रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप भी वैसे ही फेस कर रहे हो, जो कि इस प्रोडक्टिविटी की टेक्निक के थ्रू या फिर लाइफस्टाइल चेंज के थ्रू आप उस प्रॉब्लम को डील कर पाएँ, आपको एक सॉल्यूशन मिल पाए। मेरी कुछ हैबिट्स देखे, मेरी सही हैबिट्स क्या थी, मेरी गलत हैबिट्स क्या थी, उनके बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिल पाए अपनी पढ़ाई के अंदर। एंड द सेकंड थिंग विच आई वांट टू कन्वे इज़, ये जो पूरी चीज़ होती है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है या फिर रैंक लेके आनी है, ये मेरे हिसाब से पर्सनली इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आपकी जो भी हैबिट्स हैं, चाहे वो प्रोडक्टिविटी से रिलेट करती हैबिट्स हो, चाहे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैबिट्स हो, ट्राई टू ट्यून देम इन अ वे कि आपको कहीं ना कहीं खुद से फील हो कि आप सीरियस हैं पढ़ाई की तरफ और आप मेहनत कर रहे हैं। बिकॉज टिल द टाइम यू आर स्ट्रगलिंग, टिल द टाइम यू आर वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स योर गोल्स, आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी ऑन नॉट अचीविंग दोज गोल्स, बिकॉज यू पुट इन योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आपने अपनी पूरी कोशिश करी थी उन गोल्स को अचीव करने में। अगर फिर भी किसी दिक्कत की वजह से वो अचीव नहीं हो पाए, आपकी कुछ खास गलती नहीं है। लेकिन अगर आप खुद मेहनत नहीं करते, आपके लाइफस्टाइल में सीरियसनेस नहीं दिखती टुवर्ड्स द एग्जाम्स, आप प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे, क्लासेस मिस कर रहे हैं, बीच में ब्रेक में इधर उधर निकल जाते हैं मस्ती करने के लिए, तो फिर आप कभी भी, भगवान ना करे अगर आपको फेलियर देखना पड़ा, आपको लगेगा, आपको इस चीज़ का पछतावा होगा कि यार मैंने पहले मेहनत करी ही नहीं थी, काश मेहनत कर लेता। तो छोटी सी बात यही है कि एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले आपके दिल से आवाज़ आ जानी चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत कर ली है कि मेरे हिसाब से आई डिजर्व टू पास। दैट इज़ ऑल। रिजल्ट आपका क्या आता है, क्या नहीं आता, उससे मुझे या फिर आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आपके दिल से आवाज़ आ जानी चाहिए थी कि आपने सीरियसली मेहनत करी थी एंड यू डिज़र्व टू पास।